इसके पहले मैंने आप लोगों को डिजाइन के बारे में बताया था कि सैंपल हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन सेलेक्ट द सैंपल। सैंपल एक बार सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, प्रोसीजर जो होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। और जो डेटा कलेक्शन है बिगिंस आफ्टर अ रिसर्च प्रॉब्लम हैज डिफाइंड। एक बार आपको रिसर्च डिजाइन आपको समझ में आ गया है, आपने सैंपल डिजाइन कर लिया है, तो सैंपल डिजाइन अगर आपने कर लिया है तो उसके बाद आपको डेटा देखना है कि हमारा डेटा किस तरीके से हमें डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट भी दो टाइप का होता है, एक को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। The primary data are those which are collected afresh, or you can say it is original in a nature and for the first time and thus happen to be original in character. Right? प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि फर्स्ट टाइम आप रिस्पोंडेंट से फेस टू फेस जो ओरिजिनल गैदर करते हो इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी डेटा. But secondary data, on the other hand, are those which have already been collected by someone else and which have already been passed through the statistical process. But there is sometime we need such kind of data to evaluate more research on that. राइट. तो जो प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल इन नेचर होता है, फर्स्ट टाइम फ्रेश होता है, और आप जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से थ्रू वेरियस वे, अगर आप उससे क्वेश्चन एयर के थ्रू या किसी भी थ्रू आप फर्स्ट टाइम जो उनसे इंफॉर्मेशन गेदर करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा कहीं ना कहीं ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, चाहे वो किसी भी वे में पब्लिश्ड हो, गवर्नमेंट्स बुक में, पब्लिकेशंस में, जर्नल्स में, या कहीं वेबसाइट कंटेंट पे, या किसी भी प्रकार से आपको पहले से ही वो अवेलेबल है और उस पे आप कुछ इवेलुएट कर रहे हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। नाउ what is the way to collect the primary data, right? To collect the primary data, there are a various experiments are conducted, and in an experiment research we have to just follow the descriptive type or various research design, and after that we just collect the data, right? The data collection, primary data collection, either through observation, through direct communication with respondent from one form to another, or through personal interview. और जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं वो जनरली जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है उसके लिए करते हैं, और साथ ही साथ उसका प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास वेरियस टेक्निक होती है, बिकॉज हम जो फैक्टर यहाँ पे देखना चाहते हैं वो जनरली इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और अदर फैक्टर होते हैं। ज्यादातर जो सोसाइटल इश्यूज होते हैं उन पे हम प्राइमरी डेटा को कंडक्ट कराते हैं, सर्वे कराते हैं, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फिर उसके बाद डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन से डेटा है जो हमें इसमें लेने चाहिए, राइट? अब जो है प्राइमरी डेटा वो कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आज हम जो बात करेंगे वो प्राइमरी डेटा के ही कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर द फर्स्ट वन विच इज कंसिडर इन प्राइमरी डेटा इज अ ऑब्जर्वेशन मेथड. The second one is known as a interview method. Next one is a through questionnaire, through schedule, and other method which include warranty cards, distributor audits, pantry audits, consumer panels, using mechanical devices through projective technique, depth interview, and content analysis. These are the methodology through which we can collect the primary data in a prior basis. Right now, what is first one method? That is the observation method. As the name suggested here, like it is one of the observation means you have to observe the respondent, and after that you have to evaluate on the basis of that observation. You have to conclude the data, right? It means that it is
basically observed in the case of when you are going to try to get information which is related to a behavioral aspect of the respondent or a behavioral science, then this kind of a observation method is useful. But this is not a logical or a scientific way through which you can just get the information. Observation become a scientific tool and the method of data collection for the researcher when it serves a formulated research purpose, is systematically planned and recorded, and is subject to check and control on validity and reliability. Under the observation method, the information is sought by way of investigator own direct observation without asking from the respondent. यहाँ पे जो observation method है वो researcher के point से क्या है कि उसने respondent को observe किया और उसी observation के basis पे उसने कहीं ना कहीं उसको psychological observation के through आपने अपना एक information बना लिया. फॉर इंस्टेंट अगर मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर आप कोई रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर पे और जो रिसर्चर है वो किसी ब्रांड के बारे में बिना किसी रिस्पोंडेंट से पूछे उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि उसने कौन सी वॉच लगा रखी है, उसने कौन से ड्रेस रखी है, किस ब्रांड का उसने कपड़े पहन रखे हैं, किस ब्रांड का उसने शूज पहन रखा है और कौन कौन सी चीजें उसने एज असेसरीज अपने ऊपर यूज कर रखी है. तो ये आपका एक तरीके से ऑब्जर्वेशन हो रहा है because you are not going to ask any question to the respondent. You are directly observe the consumer or a respondent, and by looking them, you can analyze what is basically data from that respondent. The main advantage of this method is it is only the subjective biasness is eliminated in this method if observation is done accurately. If you are very much expertise to observe the people, to watch the people, then it is a good one method because it is not based on a subjective purpose, right? Secondly, the information obtained under this method relates to what is currently happening. It is not complicated by either the past behavior or a future intention or attitude. Fine, it is not based on a like what you did in your past, and it is not just like a trained analysis. It is only to observe to present situation of the market. Fine, in a third situation this method is independent or respondent willingness to respond, and as such is relatively less demanding of active cooperation on the part of the respondent, as happened to be the case in the interview or the questionnaire method. This method is a particularly suitable in studies which deals with the subject who are not capable of giving verbal reports of their feeling for one reason or the other. Sometimes it is good for that kind of a respondent where they are not able to speak something or where they are not able to say about your research objective or a research question, then this kind of a method is very much useful, right? But as you know very well, if there is a pros of any of the methodology, there is a like cons of that, limitations of that methodology also could be possible. And what are the limitations for the observation method? Like first, it is a very expensive method, right? Secondly, the information provided by this method is a very limited. If you are going to ask more questions or more in-depth interview, you are not actually in that situation that you are getting information by only observing them, right? It means there is a constraint or a limitation to ask or to get information about any respondent. Fine. In a third of that, sometimes unforeseen factors may interfere with the observation task. Right? Sometimes indirect causes, indirect factors are also associated in when you are going to observe any respondent. At that time,
The fact that some people are rarely accessible to direct observation create obstacle for this method to collect the data effectively. For example, अगर मैं मेरा एक साइकोलॉजिकल या मेरा ये मानना है कि जो ब्रांडेड एसेसरीज होती हैं, मोस्ट ऑफ पीपल वो लोग कैरी करते हैं जो कि कहीं ना कहीं लिटरेट होते हैं या जिनके अंदर सेंस होता है फॉर लाइक स्टाइलिंग. इट मीन्स I have to suppose that there is a link between a style carry or a brand carry with a literacy, right? But it may be possible कि sometime जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्चुअली वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं हो जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक तो इट इज डिफिकल्ट to get the result on the basis of only the observation method where there is a limitation of the factors, right? Now, while using this method, the researchers should keep in mind things like what should be observed, how the observation should be recorded, और हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी इंस्यूर्ड. क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि आपको ये देखना है कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है. मेरा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च प्रॉब्लम है, वो आपके ऑब्जर्वेशन से फुलफिल हो जा रहा है या जो आप ऑब्जर्वेशन उससे आपका रिसर्च पर्पस फुलफिल हो जा रहा है. हाउ कैसे आप ऑब्जर्व करोगे और उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, ये सारी चीजें हैं. एंड हाउ द एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी इंश्योर्ड. जो आप कर रहे हो उसको आप इंश्योर कैसे करोगे कि जो आपने ऑब्जर्व किया है वो सही है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, वैलिड है या नहीं है. ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन मेथड में ध्यान रखनी चाहिए. इन केस the observation is categorized by a careful definition of the unit to be observed, the style of the recording the observation information, the standardized condition of the observation, and the selection of pertinent data of observation. Then the observation is called as structured observation. There are two kind of observation, not only two kind, it may be further classified in various other categories, but mainly it is categorized into two parts. One is a structured observation and another is unstructured observation. When you are going to observe any of the respondent on the basis of like what you are going to find out, and after that what are the standardized conditions, लाइक आप ये देखना चाहते हो कि किसी भी कंपनी में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो कितना वेंटिलेट है या कितना इफेक्टिव है टू क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज. तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ एक पैरामीटर तय करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन का, और आपको उन पैरामीटर को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो आपको इसे कहना है observation. But when the observation is to take place without these characteristics, then it is called as a unstructured observation, right? It means structured observation is considered appropriate in a descriptive study, whereas in exploratory study the observation procedure is most likely to be relatively अनस्ट्रक्चर्ड. क्योंकि एक्सप्लोरेटरी स्टडी जैसे मैंने आपको शुरू में भी रिसर्च डिजाइन में बताया था कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इट इज नॉट अ रिजिड वन. वेयर एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो होता है वो रिजिड होता है, आपको कहीं ना कहीं उसके लिए फिक्स्ड गाइडलाइन प्लानिंग स्ट्रेटेजी तय करनी होती है, जबकि एक्सप्लोरेटरी में ऐसा नहीं होता है. तो वहां आप अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, राइट? Next to that, if we are going to further classify the observation method, then it is another method of that is participation observation. If the observer observes by making himself more or less a member of that group, where he or she is going to observe the respondent so that he can experience what the members of a group experience. The observation is called at that time as a participant observation, because you are also behaving like as a participant of that group,
right? And you feel the experiences what the other respondents feel. You also get the information by participating yourself in that group. But when the observer observe as a detached emissary without any attempt of his part to experience through participation what other feels, the observation of this type is often termed as non-participant observation, right? When the observer is observing in a such manner, in a non-participant manner, his presence may be unknown to the people he is observing. Such an observation is described as a disguised observation, right? Now, the next in this is there are several merits of participant type of observation. What are the merits? The researchers enable to record the natural behavior of the group. Right. The researcher can even gather information which could not be obtained if he observed in a interested fashion. The researcher can even verify the truth of the statement made by informants in the context of a questionnaire or a schedule. Right. These are the merit, or you can say the advantage when the participant type of observation would be conducted. उस केस में रिकॉर्ड बहुत नेचुरली हो जाता है और रिसर्चर सारे वो इंफॉर्मेशन इजीली ऑब्टेन कर पाता है जो कि लोग नहीं भी देना चाहे वो भी वो गेदर कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। Like observer may lose the objectivity to the extent the participant emotionally. The problem of observation control is not solved, and it may not narrow down the researcher range of experience. अगर आप उसमें emotionally participate करते हो, तो that create sometime emotional research faults on your research objective, and it may be not controlled, and the problem what you are designed is something different from what you are expecting. Fine. Sometimes we talk of a controlled and uncontrolled observation. If the observation takes place in the natural setting, it may be termed as an uncontrolled observation, but when observation takes place according to a definite pre-arranged plans involving experimental procedure, the same in then term as a controlled observation. जहाँ हम कहीं प्री प्लानिंग प्री अरेंज्ड वे से ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको कंट्रोल्ड कहते हैं, और जहाँ हमें पता नहीं है, एक नेचुरल सेटिंग है, नेचुरल कंडीशंस है, क्लाइमेट है, और वहां जाके हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, राइट? और यहाँ पे क्या नॉन कंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अगर हम नॉन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में की बात करें तो नो अटेम्प्ट इज मेड टू यूज प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट। वहां पे हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं किया है, और द मेजर एम ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू गेट स्पॉन्टेनियस पिक्चर ऑफ लाइफ इन अ पर्सन। हम कहीं सडनली गए हैं, वहां पे नेचर में हमें बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि नेचर को एंजॉय कर रहे हैं, और नेचर के साथ साथ वो खुद को भी अपने आप को भी कैप्चर करना चाहते हैं विथ नेचुरल वो फिनोमेना क्लाइमेट। तो वहां पे हम कहीं इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं जा रहे हैं और सडनली हम उस स्पॉन्टेनियसली कोई रिसर्च डिजाइन करते हैं, तो दैट इज व्हाट द अनकंट्रोलेबल ऑब्जर्वेशन। और ये जनरली नेचुरलनेस होता है और कंप्लीटनेस ऑफ बिहेवियर होता है। But in a control observation, we use mechanical or some mechanical instrument as add to accuracy and standardization. Such observation has tendency to supply formalized data upon which generalization can be built with some degree of assurance. The main pitfall of a non-control observation is that is a subjective interpretation, क्योंकि आप वहां पे ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं हो, आप स्पॉन्टेनियसली कोई रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च कंडक्ट करा रहे हो इन अ नेचुरल क्लाइमेट,
तो वहां आप सब्जेक्टिव मोड रखते हो बजाय कि आप कहीं प्लांट हो. देयर इज ऑल्सो द डेंजर ऑफ हैविंग द फीलिंग दैट वी know more about the observed phenomena that we actually do. Generally, control observation takes place in a various experiments that are carried out in a laboratory or under controlled condition, whereas uncontrolled observation is restored in the case of the exploratory research. Right? This is what the methodology of the observation. Now, in our next part of the data collection method, that is the interview method, right? The interview method of the collecting data involves presentation of a verbal stimuli and reply in terms of a oral verbal responses. This method can be used through a personal interview and if possible through a telephone interview. दोनों तरह के इंटरव्यू होते हैं, पर्सनल वे भी होता है और आपका टेलीफोनिकली मोड भी होता है. अब जो पर्सनल इंटरव्यू होता है जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो टू पर्सन और आपको वो पर्सन रिक्वायर्ड है, रिस्पोंडेंट रिक्वायर्ड है, वहां पे आप डायरेक्टली फेस टू फेस कांटेक्ट करके पर्सन टू पर्सन आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उनके रिस्पॉन्ड को कहीं ना कहीं आप स्टोर या कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू. This sort of interview may be in the form of a direct personal investigations or it may be indirect oral investigation. In the case of a direct personal investigation, the interviewer has to collect the information personally from the source concerned. He or she has to be on the spot and has to meet people from whom data have to be collected. This method is particularly suitable for an intensive investigation, but in a certain cases it may not be possible or worthwhile to contact directly the person concerned or on account of the extensive scope of inquiry. The direct personal investigation technique may not be used. In such cases, an indirect oral examination can be conducted, under which the interview has to cross-examine other persons who are supposed to have knowledge about the problem under investigation, and the information obtained is recorded. Sometimes, sorry, जो आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पर्सन से इन्वेस्टिगेट करके इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, वो जरूरी नहीं है कि आपको उस समय वो पर्सन अवेलेबल है, तो आप उसके बिहाफ पे आप क्रॉस एग्जामिन करोगे अदर पर्सन को हु आर सपोज टू बी हैव अ नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, राइट, और उन्हें इन्वेस्टिगेट करके आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे. Most of the commission and committee appointed by government to carry on an investigation make use of this method, interview method. Right. Now, the method of collecting information through personal interviews is usually carried out in a structured way. As such, we call the interviews as a structured interview. Such interview involve the use of the set of the predetermined questions and of a highly standardized techniques of recording. Thus, the interview is a structured interview. Follow a rigid procedure lay down asking question in a former and order prescribed. जो आपका structured interview होता है, उसमें आपका जो क्वेश्चन होता है वो प्री डिफाइंड होता है. यू हैव टू नोट डाउन द क्वेश्चन व्हाट यू वांट टू going to ask to respondent, right, and it is one of the standardized method. But in another way, unstructured interview are categorized under the flexibility condition where the approach of the questioning. Unstructured interview do not follow a system of a predetermined question, right, and there is as such no standard for a recording of that information. In a non-structured interview, the interviewer is allowed much greater freedom to ask any of the question because you are not designed a question in your certain limitation, or you are not bound to ask any of the question to the respondent, right. He may even change the sequence of question also. He has relatively greater freedom to ask any of the question to the respondent.
right? Now the unstructured interview, however, happens to be the central techniques of collection information in case of exploratory or formulatory research study, because there you are not bound to ask a question in a result form, right? But in a descriptive study you are very much result about there must be a plan technique or a technique of the structured interview, because of its being more economical, providing a safe basis for a generalization and requiring relatively lesser skill on the part of the interviewer. Right. The next interview type is a focused interview or a clinical interview and non-directive interview. Focused interview means to focus only attention on the given experiences of the respondent and its effect. Under it, the interviewer has the freedom to decide the manner and a sequence in which the question would be asked, and has also the freedom to explore the reason and a motive. It means it is more expanded form of the interview, where you are very much concise about that which part you are going to consider or a focus for the respondent, and the main task of the interviewer in case of a focus interview is to confine the respondent to a discussion of issue with which he seeks conversation, right? Such interviews are used generally in the development of a hypothesis and constitute a major type of a unstructured interview. Now, the next one is the clinical interview, which is concerned basically the feelings or motivations or with the course of individual's life experience. Right. In case of non-directive interviews, the interviews function is simply to encourage the respondent to talk about the given topic with a bare minimum of direct questioning. आपको जितना बोलना है उस पर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। आप सिर्फ रिस्पोंडेंट को ये इनकरेज मोटिवेट करते हैं कि आपको इस टॉपिक पे जितना बोल सकते हैं बता सकते हैं आप मुझे उतना बताइए। द इंटरव्यूअर ऑफन एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्रेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट फीलिंग्स एंड बिलीव्स and of the frame of reference within which such feelings and beliefs takes on personal significance, right? Despite the variations in a interview technique, the major advantage and weakness of the personal interview can be enumerated in a general way. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इसके advantage and disadvantage क्या है. The first we are going to talk about the advantage of the interview, a personal interview, more information, and that too is a greater depth can be obtained. Interviewer by his own skill can overcome the resistance, if any, of the respondent. The interview method can be made to yield an almost perfect sample of the general population. Here there is a great flexibility under this method, as the opportunity to restructure question is always there, specifically in case of unstructured interviews. Observation method can as well be applied to recording verbal answers to various questions. Here, the personal information can as well be obtained easily under this method. The interviewer can usually control which person will answer the question and which person is not going to give the answer, right? But this is not possible in a case of the made questionnaire approach. Fine. Now, the next one is there are also the disadvantage of the personal, because you are going to door to collect the information through a respondent, and here there is a widely spread geographical sample is also considered in this, right? There remain the possibility of the bias of the interviewer as well as that of the respondent. Certain type of respondents such as important official or executive or a people in a high income group may are not easily approachable. Fine. Under this method, and to that extent, the data may prove inadequate. This method is relatively more time consuming, especially when the sample is larger. Right. Under the interview method, the organization require for selecting training
and supervising the field staff is a more complex and formidable problem. Right. This is whole about your interview method and prerequisite and basic tenets of interviewing for successful implementation or execution of the personal interview method. Interviews should be carefully selected, trained and briefed. आप अगर इस मेथड को अडॉप्ट करते हो तो पहले आपको ट्रेन करना पड़ेगा इंटरव्यूअर को, जो आपके बेसिस पे इंटरव्यू लेने जा रहा है उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, उन्हें ब्रीफ करना पड़ेगा। और ये मानते हुए कि जो भी वो इंटरव्यू लेने जा रहा है बहुत केयरफुली, बहुत ऑनेस्टली, सिंसियरली और बहुत इम्पार्शियल विदाउट एनी बायसनेस अगर वो प्रैक्टिकल अपना कोई एक्सपीरियंस के थ्रू जाता है तो दैट इज मोर इफेक्टिव, राइट। साथ में इन एडिशन टू दैट some provisions would also be made in advance so that appropriate action may be taken if some of the selected respondents refuse to cooperate or are not available when an interviewer calls upon them, right? In fact, interviewing is an art governed by a certain scientific principles. Every effort should be made to create friendly atmosphere of a trust and confidence because in that situation, the respondents are very much convenient to feel free or focus about giving the answer to the interviewer. The interviewer must ask questions properly and smartly and must record the response accurately and completely. At the same time, the interviewer must answer with an appropriate way if any asked by the respondent and must clear any doubt that the letter has. This is all about your the personal interview method. This is whole about the primary data collection method. Only today I discussed on two of the methodology. That is one of the observation method and second one is the personal method, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। जो तीसरा आपका है इसी में पर्सनल इंटरव्यू मेथड में आपका टेलीफोनिकली इंटरव्यू है, जो आप इंटरव्यू लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ आप कहीं ना कहीं थ्रू डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं कर रहे हैं, आप कहीं टेलीफोनिकली वो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। तो in a next video I'm going to explain you other methodology of the primary data as well as the secondary data, and today this almost part will be completed as like प्राइमरी डेटा ऑफ द मेथडोलॉजी। और जहां तक मुझे लगता है प्राइमरी डेटा आपको समझ में आ गया है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस भी समझ में आ गया है, और ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड में कैसे तरीके अडाप्ट करते हैं, किसमें क्या एक्यूरेसी होती है, और जब हम ऑब्जर्वेशन मेथड अडाप्ट करते हैं तो कौन सा रिसर्च डिजाइन अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि उसमें आपको वेरियस टाइप भी बताया मैंने, साथ में इंटरव्यू मेथड में भी मैंने बताया और कि कौन सा मेथड आपको किस समय किस रिसर्च डिजाइन के लिए यूज करना चाहिए। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जनरली कंडक्ट किया जाता है फॉर रिसर्च प्रोग्राम। तो पहला बेसिक डिफरेंस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, तो उसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्शन में जो डिफरेंट मेथडोलॉजी दी जा रही है वो भी आप क्लासिफाई कर पाओगे, राइट। तो आई बिलीव दैट आपको इस वीडियो कंटेंट से ऑब्जर्वेशन मेथड और इंटरव्यू मेथड जो प्राइमरी डेटा के पार्ट है वो समझ में आ चुका है, और सेकंड भी वीडियो जो है मेरा इसी पे बेस्ड होएगा। तो आई बिलीव दैट